मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। 1 मिनट में ये पूरी खबर देखिए। उत्तराखंड में जारी सियासी उठापटक के बीच कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज सुबह करीब 10 बजे पार्टी विधायक मंडल की बैठक है, जिसमें नए सीएम का फैसला होगा। हालांकि अपने इस्तीफे के सवाल पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सामूहिक निर्णय से पार्टी ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अच्छे जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बुधवार को नए सीएम का चयन होगा। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद निर्धारित करेंगे। जो राय देंगे, सबकी राय को केंद्र को हमने अवगत कराना होगा और फिर वो जैसे डिसाइड करेंगे उसको करेंगे। कोई नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है। नाम उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद कहा कि अब बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। जिस तरीके से आज सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वैसे 2022 में भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम की सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। इससे पहले मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कई कार्यक्रम किए, जिसमें सभा करने के साथ साथ उन्होंने मंदिर और मजार दोनों ही स्थानों पर माथा टेका। बरतला में अपनी सभा के बाद ममता दीदी 13 किलोमीटर दूर स्थित हरि मंदिर गईं। इसके बाद उन्होंने पास ही के एक दुर्गा मंदिर में भी पूजा अर्चना की और फिर इस जगह से थोड़ी और दूर बने जगन्नाथ मंदिर में भी वो पूजा करने पहुंची। वो शमशाबाद स्थित मजार पर भी गईं और वहां चादर चढ़ाई। बरतला में सभा के दौरान उन्होंने न सिर्फ बीजेपी को हिंदुत्व पर नसीहत दी, बल्कि मंच से ही चंडी पाठ करके काली भक्त होने के सबूत भी दिए। नंदीग्राम की सभा से ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि नामांकन दाखिल करेंगी और फिर वापस नंदीग्राम आ जाएंगी और 11 मार्च को शिवरात्रि के अवसर पर शिव की पूजा कर कोलकाता जाएंगी और उसी दिन चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगी। ममता के मंदिर और मजार जाने को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। मंगलवार को ममता बनर्जी के नंदीग्राम में सभा करने और मंदिर के बाद मजार जाने को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी के चंडी पाठ करने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है। अब वो चंडी पाठ करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही है कि मैं हिंदू हूँ। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। वहीं नंदीग्राम की सभा में बीजेपी को बाहरी कहने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब इमोशनल इशू उठाने की क्या जरूरत है। अब तो ममता दीदी ये बताएं कि कितना विकास किया है। मैं कहता हूँ इतने इमोशनल इशू उठाने की जरूरत क्या। 10 साल का मुख्यमंत्री सीधे गिनाए कि मैंने 10 साल में ये विकास के काम किए और इसलिए मुझे वोट चाहिए। अब इमोशनल इशू उठाने की क्या ज़रूरत है। कभी बाहरी है, कभी अंदर ही है, कभी बंगाल की बेटी है, क्या ज़रूरत है इसकी। ये बताएं ममता जी कि बंगाल में मैंने ये विकास किया, ये बताएं कि पर कैपिटा इनकम मैंने ये बढ़ाई, ये बताएं कि यहाँ पर सिंडिकेट राज समाप्त किया, ये बताएं कि मैंने किसानों की आमदनी बढ़ाई। ये बताना चाहिए ना। आप चंडी पाठ कर रही हैं और वहाँ पर इमोशनल इशू उठा रही है बंगाल की बेटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ और शीर्ष नेता शामिल होंगे। संसदीय दल की बैठक संसद के बाल योगी ऑडिटोरियम में सुबह करीब 9:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर चर्चा हो सकती है। साथ ही भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की सफलता को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को ऐसी बैठकें होती रही हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से साल भर से ये बैठक नहीं हो पाई थी। पिछली बैठक 17 मार्च 2020 में हुई थी। बैठक में चुनाव की रणनीति तैयार किए जाने का अनुमान है। 5 राज्यों की विधानसभा में पार्टी ने मुख्य रूप से अपना ध्यान बंगाल और असम के चुनावों पर रखा हुआ है। जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीधी टक्कर टीएमसी से है, तो वहीं असम में मामला यूपीए बनाम एनडीए का है। इन चुनावों के नतीजे 2 मई को आएंगे। भारत की नौसेना में आज कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन करंज को शामिल किया जाएगा। 1 मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज करंज सबमरीन शामिल होगी। इस सबमरीन के आने से नौसेना और मजबूत हो जाएगी। आईएनएस करंज सबमरीन कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन है। ये सबमरीन 67 मीटर लंबी है।
INS करंज 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। INS करंज 18 टॉर्पीडो से लैस है। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक रह सकते हैं। इसमें DRDO ने एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम लगाया है, जिससे इसे खोज पाना बेहद मुश्किल है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। रूस से लीज पर ली गई न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र और स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघात भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। INS करंज से पहले INS कलवरी और INS खंडेरी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुके हैं। इस क्लास की सबमरीन बेला 2021 के अंत तक और बागीर 2022 में नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। अंतिम सबमरीन बागशीर 2023 तक नौसेना में शामिल होगी। और अब देश भर का कोरोना अपडेट देखिए बस 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार भले ही धीमी हो गई है, लेकिन एक्टिव मामलों की संख्या में इससे कोई खास असर नहीं पड़ा है। पिछले 24 घंटे में देश में 15,388 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 77 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 16,596 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए। भारत में कोरोना के कुल 1,12,44,786 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,08,99,394 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,87,462 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,57,930 मौतें हो चुकी है। देश का रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है, जबकि मृत्यु दर 1.5% से भी कम है। देश में कुल 2,30,08,733 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और दिल्ली में कोरोना का क्या है हाल, आइए जानते हैं अगले 1 मिनट में। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या फिर से 300 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 320 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 234 मरीज इलाज के बाद कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,41,660 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,28,920 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या दिल्ली में 1,812 हो गई है। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 2% से भी कम है। और महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार धीमी तो हुई है, लेकिन नए मामले अभी भी 10,000 के आसपास हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले 10,000 के नजदीक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 9,927 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 56 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 12,182 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 22,38,398 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 20,89,294 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 95,322 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 52,556 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 1,012 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,35,595 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई में कुल 11,510 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले राज्य सरकार की चिंता बने हुए हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए आज राज्य सरकार ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। बैठक में कोरोना की इस रफ्तार को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे जल्द ही राज्य की जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम शेख का कहना है कि अगर मुंबई में मामले बढ़ते हैं तो इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने शहरों के ऊपर कॉल लेने को कहा गया है। उन्हें अगर लगता है कि नाइट कर्फ्यू की जरूरत है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। जहां पे कुछ कार्यक्रम हुआ हो और वहां पे अगर केसेस बढ़े हो तो वहां टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लोकल लेवल पे छोड़ी गई।
उधर महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू प्रशासन के अगले आदेश तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई। मैदानी इलाकों में सर्दियों का मौसम लौट गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके एक बार फिर बर्फ की चादर से ढक गए हैं। ये तस्वीर कश्मीर के ताज गुलमर्ग की है। बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। लोगों को पानी के स्रोत से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग और द्रंग इलाके के कई लिंक रोड पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लेकिन ये बर्फबारी सबके लिए परेशानी की वजह नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये जन्नत की तस्वीर भी है। मौसम के बदले मिजाज से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। We are feeling like we are in a heaven right now. ये एक लाइव एक्सपीरियंस है जो इससे पहले हमने कभी फील नहीं करा था, बट अब बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। पहली बार हमने इतनी स्नोफॉल देखी है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी होने लगा है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी देश के मैदानी इलाकों में अपना असर दिखा रही है। आमतौर पर जिस रेगिस्तान में आपको धूल भरी आंधी और रेत नजर आती थी, मंगलवार को उस रेगिस्तान में ओले गिरे। ये राजस्थान के बीकानेर की तस्वीरें हैं, जहां मौसम में बदलाव के बाद ओलावृष्टि हुई है। अचानक मौसम में आए इस बदलाव के कारण बीकानेर क्षेत्र के कई इलाकों में ओले गिरे। हालांकि इस ओलावृष्टि का असर तैयार हुई फसलों पर भी दिखेगा। इलाके के लोगों का मानना है कि इस ओलावृष्टि से पकी हुई फसलों को भारी नुकसान होगा। मौसम विभाग लगातार इस बात की चेतावनी जारी कर रहा है कि इस हफ्ते पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की पूरी उम्मीद है और इसका असर मध्य भारत समेत दक्षिण भारत में भी दिखाई देगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले की तस्वीरें आपको दिखाते हैं अगले 1 मिनट में। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले की, जहां लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे। कोरोना महामारी के बीच आयोजित इस मेले में इस बीमारी के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। मेडिकल टीम से लेकर सैनिटाइजेशन तक का पूरा इंतजाम है। साथ ही प्रशासन मेले में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रहे, इसका भी पूरा ध्यान रख रहा है। यहाँ लगे बैनर्स पर भी लोगों से 2 गज की दूरी रखने के लिए कह रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर यहाँ होने वाले शाही स्नान के लिए भी खास तैयारी की गई है। प्रशासन का कहना है कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करनी होगी और साथ ही मेले में आने वालों के लिए रैंडम टेस्ट का भी इंतजाम किया गया है। जो शाही स्नान का हमारा रूट रहेगा उस पर ड्यूटीज़ लग गई हैं। उसमें जो सिविल वर्क्स होने थे, चाहे सड़क के हों, नालियों के हों, रेलिंग्स के हों, बिजली के हों, उन सब पे भी काम हो गया है। PA सिस्टम हमारा हर की पैड़ी का फंक्शनल हो चुका है। बाकी जो हमारे चेंजिंग रूम्स हैं वो इन प्लेस हैं। अभी आपने देखा था बीच में हमारे जो हैंड वॉशिंग स्टेशंस हैं उनको भी हम लोग लगा चुके हैं। बड़ी संख्या में हमारे वॉलंटियर्स होंगे